जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और साथ ही साथ 19 सितंबर का जो आपका साइंस का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो आपका 19 सितंबर में जो साइंस का आपका वीकली टेस्ट होगा ना, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिस चैप्टर्स आएंगे उसके हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको वीकली टेस्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और शायद वीकली टेस्ट में ही नहीं, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए, जैसे कि मैं हर बार बता देता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैंने पिक कर लाया हुआ है ये आपके परमाणु का जो संरचना वाला चैप्टर है ना क्लास 9th में, उस चैप्टर से उठाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पास है, लिखा है परमाणु किन किन कणों से बना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोलोगे सर ये तो मुझे आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से, तो इसका तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तीनों कणों से, यानी कि यही ऑप्शन ए, बी और सी की बात चल रही है, यानी कि आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतने ही सिंपल प्रश्न आते हैं, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि परमाणु की प्रकृति कैसी है। तो बहुत बच्चा बोलेगा सर वो तो धनावेशित होता है, वो बोलेगा सर ऋणावेशित होता है, परंतु दोनों ही गलत है, क्योंकि जो परमाणु होता है वो उदासीन कण होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 3 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे लिखा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है। तो याद रखिएगा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना वो आपका 2000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। मैं द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 गुना ज़्यादा द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से। किसका? प्रोटॉन का। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अगर मैं चार्ज की मैं बात करूँ तो चार्ज दोनों का समान होता है, बस अंतर इतना है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, परंतु अगर मैं द्रव्यमान वाइज बात करूँ तो प्रोटॉन का 2000 गुना ज़्यादा द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, और प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है, और एक न्यूट्रॉन कण भी पाया जाता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणु कण की खोज की, हुआ क्या है। तो भाई साहब ये 1932 से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, परंतु और एक परमाणु कण था, अपरमाणु कण, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि चैडविक ने खोजा था। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 5 का, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा समस्थानिकों के क्या होते हैं। उस समस्थानिकों के परमाणु संख्या बराबर होते हैं, यानी ऐसे दो तत्व, ठीक है, जिनके परमाणु संख्या बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, समस्थानिक कहलाता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर परमाणु संख्या तो नहीं परंतु परमाणु द्रव्यमान अगर समान हो तो वो संभारिक के गिनती में आता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर बी नंबर में परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखो हमारे पास जो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो इसके m कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो भाई साहब देख लो, याद रखिएगा सोडियम की परमाणु, आपको पता है कि जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सोडियम में जो m कक्ष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको पता है सबसे पहले k होता है, फिर l होता है, फिर m होता है। तो k में आपका 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, l में आपका 8 आ सकता है, ठीक है, और m में आपका 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सोडियम का 11 होता है, तो k अगर 2 पूरा ले लिया और l अगर 8 ले लिया तो 10 तो यही खत्म हो गया, बचा 1, यानी m कक्ष में कितना बचेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 14 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली नाभिक के चारों ओर एक ऑर्बिटल, मतलब सीधा सीधे मैं बोलूँ तो कक्ष होते हैं, उन कक्षों में घूमता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वही चीज लिखा है परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन आपका होता है, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 15 नंबर के प्रश्न लिखा है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधी करा कि मान लो यहाँ पे कोई आपके पास परमाणु है, ये आपका नाभिक है और इस प्रकार से उसकी कक्षाएं हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। याद रखिए बात, जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो ये आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आते हैं, ठीक है। देखिए जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा है कि न्यूक्लियन क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूक्लियन क्या होता है, जो बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो भाई साहब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इन्हीं दोनों अपरमाणु कणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्नों को करते हैं। देखो सबसे पहला देखा जाए यहाँ से आपका एक्चुअली में बात करूँ तो यहाँ से आपका 3 नंबर टाइप के प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये पहला 3 नंबर टाइप का प्रश्न है। लिखा है कि केनाल किरणें क्या है। बाकी कभी मन करे एग्जामिनर का तो 2 नंबर में भी डाल सकता है, 1 नंबर में भी डाल सकता है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख लो केनाल किरणें क्या है। तो देखो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। यह किरणें धन आवेशित विकिरण थी, यानी कि गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक विकिरण की खोज की, ठीक है, जो कैसे थे, वो जो धनावेशित था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा बात, ये बेसिकली धनावेशित विकिरण थी, ठीक है, जिसके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई। और इसी के मदद से, यानी केनाल किरणें की मदद से, जो कि एक धनावेशित विकिरण थी, इसी के मदद से दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई, ठीक है। कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था, यानी कि ये क्या था, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही आपका इस केनाल रे का भी चार्ज था, ठीक है ना। और कैसा था, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव पाया जाता है तो उसमें पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक है। आपको शायद कुछ याद जरूर आ रहा होगा, ये 2000 गुना सुन के अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो इसका नाम प्रोटॉन दिया, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये जो केनाल रे था, जिसको हम लोग धनावेशित चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये पक्का इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी कैसा होता था, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव था तो ये कैसा होता था, प्रोटॉन पॉजिटिव होता था, ठीक है। और इसी का नाम आगे चल के प्रोटॉन दिया गया, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के 2000 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरी ज़्यादा है, ठीक है। कि लिखा है, देख लो यहाँ पे Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। आप अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि Na का जो था, जिसका आपका परमाणु संख्या 11 होता है, जिसमें M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, कि था उस क्वेश्चन में था KLM जो था, इसमें पूछा था कि M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के परमाणु में, क्योंकि Na को हम लोग सोडियम ही ना बोलते हैं। तो देखा कि इसमें 2 गया, इसमें 8 गया और इसमें 1 गया, तब जाके 11 हो गया, यानी कि M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता था। तो बोल रहा है यहाँ पे कि भाई साहब Na+ बोल रहा है, तो Na+ में आखिर क्या ऐसा है कि ये K और L M कक्ष को पूरा करता है और M कक्ष में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लो यहाँ पे Na नहीं है, Na होता सिर्फ तब जाके M कक्ष में लगता, लेकिन ये क्या है, Na+ है, यानी कि इसमें प्लस चार्ज है। और जब भी प्लस चार्ज होता है तो समझ लीजिएगा, एक सीधा सीधी में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। और अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता, मान लो यहाँ के लिखा रहता इस प्रकार से Na-, ऐसा होता नहीं, पर मान लो Na- अगर लिखा होता तो समझ लेना कि इसका इलेक्ट्रॉन Na का तो 11 होता है, यानी परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन इसमें और 1 बढ़ा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर माइनस रहे तो 1 बढ़ा दीजिएगा, और अगर प्लस रहे तो 1 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है, तो इसमें क्या कीजिए, घटा दीजिएगा। तो हमको पता है कि Na का 11 होता है, तो उसमें 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो K कक्ष में आपको पता है कि 2 लगता है, तो 2 इसमें आ गया, और L में आपका कितना लगता है, 8 लगता है, तो इसमें 8 और आ गया, तो कुल मिलाकर 10 हो गया। तो देख सकते हो K और L कक्ष पूरी तरह से भर गया और इसके इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया, क्योंकि Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये M कक्ष तक गया ही नहीं, यानी K और L पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसी को आपको यहाँ बताना था, वही चीज लिखा हुआ है, देख लो कि Na परमाणु में Na का परमाणु संख्या 11 है, Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, जाहिर सी बात है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। अतः K 2 आपका K ले लेगा और 8 आपका L ले लेगा, तो दोनों पूर्णतः भर जाएंगे और आगे ही नहीं बढ़ेगा, बस यही चीज़ था,
देखिए एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। यानी कि सिलिकॉन लेना है आपको और ऑक्सीजन तत्वों को लेना है और इनका यूज करते हुए आपको संयोजकता क्या है इसको परिभाषित करना है। तो देख लो, जो सिलिकॉन होता है इसकी परमाणु संख्या 14 होता है, सबको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, जब अगर 14 है तो K में आपका 2 आ जाएगा, L में आपका 8 आ जाएगा और M में आपका 4 आ जाएगा। तो देख सकते हो इधर 10, 4, 14 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका 2, 8 और 4 ये आपका क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और आप लोग देख सकते हो कि बाहरी कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसी को संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है 4 होगी। अब थोड़ा हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में टोटल परमाणु संख्या 8 है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। अब याद रखिएगा परमाणु संख्या और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है वो आपस में हमेशा तो नहीं, पर याद रखिएगा बराबर ही होता है, ठीक है ना। अगर उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो, अगर न्यूट्रल है तो यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा, क्योंकि 2 आपका K ले लेगा और L आपको 8 चाहिए, लेकिन है कितना इसके पास, 6 ही है, ठीक है ना, 8 नहीं हो पा रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका बाहरी कक्ष में तो 6, यानी किसकी संयोजकता 6 हो जाएगी, जो कि गलत बात है। याद रखिएगा संयोजकता जो होगा, अगर समझिए मेरे बात, सबसे बाहरी कक्षा में चाहे कितनों भी बड़ा आपका तत्व हो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 8 को अगर मैं 2 भाग में बांट दूं, यानी कि 4-4 का अगर मैं बनाऊं, तो याद रखिएगा अगर आपका बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन तक बचा हुआ है तो आपका इसका संयोजकता 4 हो जाएगी। ये जो दिया वही हो जाएगा, यानी 1 दिया तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से आगे और बढ़ा, मान लो कि बाहरी कक्षा में 5 हो, या फिर जो देख लो जिस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन में आपके पास 6 है, 6 हो, या फिर मान लो 7 हो, ठीक है, 8 होगा तो पूरा फुलफिल हो जाएगा, तो 8 तो छोड़िए दो, तो 5 और 6 और अगर 7 हो तो उस टाइम पे ये 5, 6 और 7 उसकी संयोजकता नहीं होगी। उसको क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये जैसे कि 5 है, ठीक है ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के अलावा वो क्या कर सकता है, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे दे तो इसका 8 ये पूरी कंप्लीट कर लेगा, और इसका पूरा जो बाहरी का अष्टक है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, 5 संयोजकता ना लिखकर इसको क्या लिखा जाता है, इसमें 8 घटा दिया जाता है, 8 में 5 को घटा दिया जाता है तो 3 बचता है, यानी इसको अगर 3 को इलेक्ट्रॉन और दे दे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये पूरी तरह से भर जाएगा। यानी कि अगर 5 अगर इलेक्ट्रॉन बाहर में बचा हुआ है तो उसकी संयोजकता 5 नहीं है, उसकी संयोजकता 3 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर 3 कोई मिल जाए तो वो इसका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देने से किसी को अच्छा है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लो 6 है तो ये 6 संयोजकता नहीं होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इसको 2 दे दे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 लेना उसके लिए आसान हो जाएगा, जबकि 6 देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 होगी ना कि 6। और मान लो अगर 7 है तो उसकी संयोजकता 1 होगी ना कि 7, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, इसीलिए संयोजकता क्या होगी, 8 में 6 को घटा दो तो 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर कर लिया, ठीक है। बाकी और एक प्रश्न है, चलो इसको भी कवर कर ही देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। तो नील्स बोर ने क्या कहा था कि देख लो, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देख लो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी कि ऊर्जा का उसका खपत नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 अवधारणा उन्होंने दी थी। तो इस प्रकार से अब मैं बोल सकता हूँ कि फाइनली हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग भरपूर ट्राई करते हैं कि आपको कमेंट का जवाब जरूर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।